हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। तो दोस्तों, आज का जो संपादकीय का टॉपिक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, चुनौती बनी बढ़ती जनसंख्या। अभी पिछली संपादकी में भी हम लोगों ने जनसंख्या से रिलेटेड तथ्यों को पढ़ा था, समझा था और जाना था। और आज का भी टॉपिक हम चुनौती बनी बढ़ती जनसंख्या के माध्यम से कुछ न कुछ नया सीखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का जो ये संपादकीय लेख है हमें बढ़ती जनसंख्या से संबंधित क्या कुछ नई जानकारियां देता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह सर्वविदित है कि संयुक्त राष्ट्र के ताजा अध्ययन ने भारत को विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश घोषित कर दिया है। भारत की वास्तविक आबादी का पता तो जनगणना के बाद ही चलेगा, जो कि 2021 से लंबित है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के आकलन ने विश्व का ध्यान भारत की बढ़ती आबादी की तरफ खींचा है। हम 1960 से 80 के बीच के उस दौर को नहीं भूल सकते जब राजनीतिक विमर्श यह था कि भारत की विशाल आबादी संसाधनों पर बोझ है और उसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। आज भी बहुत से भारतीय मानते हैं कि देश की अनेक समस्याओं का कारण भारत की विशाल आबादी है। ऐसे लोग उन नीति नियंताओं को कटघरे में खड़ा करते हैं जिनकी अदूरदर्शिता के कारण आबादी पर अंकुश नहीं लगा और भारत आबादी के मामले में चीन से आगे निकल गया। भारत और चीन में अगर कोई अंतर था तो यह कि आजादी के बाद भारत ने जहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई, वहीं चीन ने एक पार्टी के शासन को अपनाया। भारत के राजनीतिज्ञों ने लोकतंत्र को अपने ही निजी हित में अधिक उपयोग किया और यह बहाना गढ़ा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चीजें धीरे धीरे काम करती हैं। यह सही नहीं है और इसका प्रमाण यह है कि कई लोकतांत्रिक देशों ने उल्लेखनीय प्रगति कर दिखाया है। पिछले कुछ समय से यह विमर्श सामने आया है कि देश की युवा आबादी का सही तरीके से नियोजन किया जाए तो भारत आर्थिक तौर पर एक महाशक्ति बन सकता है। नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही युवा आबादी के डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार यह कहते रहे हैं कि हमारी युवा आबादी देश की आर्थिक प्रगति की गाथा लिखेगी। निसंदेह ऐसा तभी संभव है जब उसका सही तरह नियोजन किया जाएगा। मोदी सरकार युवा आबादी के नियोजन के लिए लगातार योजनाएं भी बना रही है। इन योजनाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती वह शिक्षा व्यवस्था है जो पटरी से उतरी हुई है। यह ठीक है कि मोदी सरकार एक नई शिक्षा नीति लेकर आई है,
पर उसके नतीजे आने में समय लगेगा। आज स्थिति यह है कि कुछ चुनिंदा विश्वविद्यालयों को छोड़कर बाकी सब जगह जो शिक्षा दी जा रही है उससे हमारे युवा सक्षम नहीं बन पा रहे। वे उद्योग व्यापार जगत की जरूरतों और उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे। कौशल विकास के मामले में पिछली सरकारों की शिथिलता आर्थिक विकास के लिए एक चुनौती बनी हुई है। इस चुनौती से पार पाने में लंबा समय लग सकता है। इस चुनौती का सही तरह से सामना करने के लिए नई शिक्षा नीति को ढंग से लागू करने के साथ शिक्षा के आधारभूत ढांचे को ठीक करना होगा। यह सही है कि भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवा है, लेकिन वह भली तरह शिक्षित नहीं है। भारत की बहुत बड़ी आबादी दिशाहीन है और उसके पास रोजगार के पर्याप्त अवसर भी नहीं है। भारत की आबादी एक चुनौती थी और आगे भी रहेगी, लेकिन इस चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है यदि इसका नियोजन सही तरह से किया जाए। युवा आबादी के जो लाभ गिनाए जा रहे हैं उनसे इनकार नहीं, लेकिन इस आबादी के समुचित उपयोग के लिए जो योजनाएं बनाई जा रही हैं उन्हें जमीन पर सही तरह उतारना एक चुनौती बना हुआ है। भले ही भारतीयों की मेधा की बात विश्व स्तर पर होती हो, लेकिन कुछ चुनिंदा मेधावी और सफल भारतीयों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि हमारे सभी युवा मेधावी हैं और उनकी मेधा का सही उपयोग हो रहा है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि भारत ज्ञान का केंद्र बन रहा है। देश को ज्ञान का केंद्र बनाने के लिए शिक्षा और शोध की दिशा में बहुत काम करने की जरूरत है। शिक्षा और शोध की गुणवत्ता के मामले में भारत तमाम देशों से पीछे है। सरकारों को इस पर ध्यान देना होगा कि नौकरियों की आस में गांव से शहर आ रहे युवा किस तरह अपने को इतना सक्षम बनाएं कि वे आसानी से रोजगार पा सकें। इस संदर्भ में कौशल विकास के जो कार्यक्रम चल रहे हैं वे अभी प्रभावी नहीं सिद्ध हो पा रहे हैं। वे अभी कौशल विकास के मामले में अभी हम बहुत पीछे हैं। युवाओं को कौशल से लैस करने के साथ ही इसकी भी आवश्यकता है कि वे अनुशासित बने और उस संस्कार से लैस हों जिसके लिए भारत दुनिया भर में जाना जाता है। अनुशासन और संस्कारों के बिना इतनी बड़ी आबादी का सही उपयोग नहीं किया जा सकता। हमारा अनुशासन और संस्कार क्यों बिगड़ रहा है, इस पर गौर किया जाना चाहिए। भारत की जितनी आबादी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है वह बहुत अधिक है। इतनी अधिक आबादी की कृषि क्षेत्र पर निर्भरता ठीक नहीं। चूंकि कृषि की उत्पादकता कम है, इसीलिए गांवों से शहरों की ओर पलायन हो रहा है। इससे शहरों का ढांचा चरमरा रहा है। भारत की विशाल आबादी शहरों के लिए बोझ बन रही है। आने वाले समय में यह बोझ और अधिक बढ़ेगा। राज्य सरकारों और नगर निकायों की अदूरदर्शिता के कारण शहरों का ढांचा सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। शहरों के विकास में जितना भ्रष्टाचार है उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है।
सरकारी एजेंसियां जिन शहरों के नियोजन और विकास की जिम्मेदारी है जिन पर, वे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। बढ़ती आबादी की चुनौती के बीच ऐसी कोई योजना न तो केंद्र सरकार के पास और न ही राज्य सरकार के पास जो शहरों को संवार सके और वहां उद्योग धंधों का तेजी से विकास हो सके और वे रोजगार के अवसर पैदा कर सकें। भारत की जनता नेताओं से नतीजे तो चाहती है, लेकिन वे उसे इसलिए नहीं मिलते क्योंकि नेता ने लोगों को जात पात और मजहब के आधार पर बांट रखा है। खुद भारतीय समाज जात पात और मजहब आधारित राजनीति के चंगुल से बाहर नहीं निकल पा रहा। वह भारत को विकसित देश बनते हुए तो देखना चाहता है, लेकिन जाति मजहब की राजनीति से बाहर नहीं निकल पा रहा है। जब तक यह स्थिति बनी रहेगी, बढ़ती आबादी से उत्पन्न समस्याओं का समाधान नहीं होगा। तो काफ़ी अच्छी जानकारी आज के संपादकीय लेख से हमें मिली, और आज का जो संपादकीय लेख है वह संजय गुप्त जी के द्वारा आज का संपादकीय लेख था, जिसमें हमें बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ अन्य मुद्दों पर भी कुछ जानकारियां प्राप्त हुई हैं, जैसे कि जो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था है उसमें क्या सुधार होने चाहिए, वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, उनके क्या दुष्परिणाम हैं, जाति पाति का हमारे समाज में क्या प्रभाव है। इन सारे मुद्दों पर हमने आज की संपादकीय में चर्चा किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आज की संपादकीय रही। तो दोस्तों, आज की संपादकीय यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली संपादकीय में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।